सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। या तो हैंग करो और या तो फिर देश की बेटियों के हवाले कर दो। हम बता देंगे सरकार को भी और न्यायपालिका को भी कि बलात्कारियों की सजा क्या होनी चाहिए। ये साधारण कोई बलात्कार की घटना नहीं थी और साधारण हत्या की घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। एक बहुत ही रिनाउंड कलकत्ता के वकील हैं, उन्होंने कह दिया कि भैया ये सीआईडी ऑफिसर था और इसने कानूनी केस को फिर से रीओपन कीजिए, इसने क्या क्या एविडेंसेस को टेम्पर किया है और वैनिश किया है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नासिर खान की शादी में जो बलात्कारी है, उसकी शादी में मुसलमान अपनी जवान बेटियों को लेकर गया सजा धजा करके बलात्कारी का बिरयानी खिलाने के लिए। वहां पर एक शब्द और जोड़ा गया कि बलात्कार जिहाद भी एक चीज होती है। अभी तो 1 महीने पहले एक इस्लामिक स्कॉलर ने इस बात को खुद ही अग्री किया है, सारे आर्टिकल्स आए थे कि रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। एक मैरिज रजिस्ट्रेशन है जिसमें मेरा एक हिंदू हस्बैंड है, मुझे बीसीसीआई को डिफेमेशन नोटिस भेजना पड़ा है केयर ऑफ शिवम दुबे, उसके बाद केयर ऑफ अंजुम खान का मुझे करना पड़ा है। रोहित जी डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री हैं? एकदम हर हाल में इंशाअल्लाह वल रहमान, आमीन सुम्मा आमीन। इस देश के लिए मुसलमान खतरा है। दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। ये मैं क्यों कह रहा हूं ये आप समझ गए होंगे। सिर्फ बंगाल ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जिस तरीके से बच्चियों के साथ हो रही घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद शर्म से सर झुक जा रहा है। क्योंकि बंगाल में जो कुछ भी हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मैंने पिछले 30 सालों में ऐसी लापरवाही किसी सरकार की नहीं देखी। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हुई। उन लोगों को भी करारा जवाब मिला जो कहते हैं कि कपड़े छोटे पहनने से नीयत खराब हो जाती है लड़कों की, लेकिन 2 साल की बच्ची किस तरीके के कपड़े पहने, उनको भी जवाब मिलना जरूरी है। ऐसे में इस वक्त आज हम बात करेंगे एक ऐसी खास शख्सियत से जो आज तमाम जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका नाम है नाज़िया इलाही खान। बीजेपी की नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है नाज़िया जी आपको। नमस्कार, वंदे मातरम। वक्त आ गया है कि अब हर द्रौपदियां शस्त्र उठा लें। हमारे हाथ में कुछ नहीं है उन्हें बचाने के लिए। बिल्कुल, और इसका एक संदेश मैंने दिया भी 15 अगस्त को। मैंने एक भी झंडा होस्ट नहीं किया और मैंने देश के प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या हम आजाद हैं। कभी हमें पहनने के लिए आजादी नहीं दी गई, कभी बोलने के लिए आजादी नहीं दी गई, कभी पढ़ने के लिए आजादी नहीं दी गई, कभी हमारे लिपस्टिक के रंग से हमारे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दिया गया, कभी हमारे कपड़ों से हमारे कैरेक्टर को एसेसिनेट किया गया, और कभी हमारी जात को हमारे शिक्षा और डिग्री से भी हमारे चरित्र को उछाला गया। मैं लिपस्टिक पोंछ देती हूँ, काजल नहीं लगाती हूँ और एक बहुत भरपूर कपड़ा पहनती हूं। क्या इस देश के मर्द एक पेपर पर साइन करके देने को तैयार हैं कि वो हमारा बलात्कार नहीं करेंगे? 3 महीने की छोटी बच्ची का जब बलात्कार होता है तो कौन सी लिपस्टिक आकर्षित करती है मर्दों को, कौन सा काजल आकर्षित करता है मर्दों को, कौन से खुले जुल्फ आकर्षित करते हैं मर्दों को, और कौन से छोटे कपड़े के खुले पैर उनको आकर्षित कर देते हैं? क्या ये सिर्फ कहावत वाली बातें हैं? मुझे लगता है वो मर्द नहीं होते होंगे। मैं ऐसे मर्दों को नामर्द ही मानती हूं, लेकिन नामर्द करने की सजा भी तो मिले उनको। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो क्यों देश का कानून इतना कठोर नहीं हो जाता कि उनको नामर्द करके छोड़ दो? भले ही जेल में भेज करके उसको घर जमाई मत बनाओ, और जेल के अंदर टीवी, कैरम बोर्ड
और अच्छे अच्छे खाने मत दो, सिर्फ उसको नामर्द करके छोड़ दो। क्या वक्त नहीं आया है कि अब बलात्कार की सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए? क्या अब वक्त नहीं आया है कि 8-8 साल इंतजार और अपेक्षाएं जो आंखें पथरा करके हम करते हैं कि अब मिलेगी सजा, अब मिलेगी सजा, और वकीलों का काफिला जाता है बलात्कारियों को बचाने के लिए। शर्म से नजर झुकती है कि ये कौन से वकील हैं जो बलात्कारियों को बचाने के लिए अपनी दलीलें रखते हैं। कौन से वकील हैं ये? शर्म से नजर झुकती है कि सरकार अब भी नहीं सोच रही है कि बलात्कार की सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए। क्या वक्त आ गया है कि बदलाव होना चाहिए? वक्त तो रोहित जी बहुत पहले आ गया था, कानूनों में भी बहुत पहले आ गया था। इस देश की निर्भया ने झंझोड़ दिया था पूरे देश और दुनिया को, और तभी बहुत आवाजें उठी थी और बहुत सारे कानून बने थे। पर तब भी मैंने कहा था कि बलात्कारी मानसिकता के मर्दों के लिए यह कानून भी हल्का है। जब तक सर्वोच्च न्यायपालिका और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पेपर पर सिग्नेचर नहीं करते हैं कि जो कोई भी बलात्कार करेगा, मेडिकल रिपोर्ट में साबित होने के बाद उनको 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत फांसी की सजा दी जाएगी, तब तक डरेंगे नहीं। आज आप सिर्फ 5 बलात्कारियों को फांसी दे दीजिए, देखिए उसके बाद कि ये बलात्कार का जो चरित्र है बलात्कारियों का वो कम होता है कि नहीं होता है। फांसी दे दीजिए, ये बात तो जायज है, लेकिन जब सबूत ही नहीं मिलेंगे, जो बंगाल में हुआ विभत्सता, वो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, बंगाल में सबूत टेम्पर नहीं किया गया था, बंगाल में सबूत वैनिश किया गया था। बंगाल में सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी, बंगाल में सबूत को इरेज कर दिया गया था। लेकिन क्या ममता बनर्जी साहिबा, उनके पुलिस और उनके डॉक्टर्स क्या उस बॉडी के अंदर से 150 मिलीग्राम सीमेन को भी वैनिश कर पाए? क्या जो आरोपी अभी सीबीआई की हिरासत में है, क्या उसका सीमेन अब निकाल करके आर्टिकल मैच नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। आप सबूतों को बारीकी से आप वैनिश तो कर दी दीदी, आपने छेड़छाड़ तो बॉडी से भी करवा दिया, आपने तो अतड़ी और गुर्दे को भी चेंज करवाने की कोशिश करवा डाली, लेकिन आर्टिकल तो मिल गया, सीमेन तो मिल गया। मुझे लगता है कि ये सीमेन और आर्टिकल मैच करना ही महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस होता है, और उसके बाद फांसी की सजा इमीडिएट सुना देनी चाहिए। और अभी जो प्रोटेस्ट में एक नारा लगा है कि या तो हैंग करो या हैंड ओवर करो, मैं भी यही कहती हूं कि या तो हैंग करो और या तो फिर देश की बेटियों के हवाले कर दो। हम बता देंगे सरकार को भी और न्यायपालिका को भी कि बलात्कारियों की सजा क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, वक्त जिस तरीके से आ गया है, हैंग या हैंड ओवर पर बातें पहुंच रही हैं नाज़िया जी, लेकिन सरकार का जो रवैया है, मैंने कई लोगों से बात की, बंगाल पर लगातार डिबेट भी हुई, और जिन हिस्सों में देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे केसेस आए वहाँ पर भी बात हुई। तानाशाही कहा जा रहा है कि बंगाल में तो तानाशाही है। ये पहली बार है जब ममता डरी हुई है, बहुत डरी हुई है। ममता बनर्जी साहिबा ने तो ममता बनर्जी साहिबा के खिलाफ मिছিল निकाल दिया, रैली निकाल दिया। ममता बनर्जी साहिबा ने ममता बनर्जी साहिबा से पूछ लिया कि तुम मुख्यमंत्री भी अच्छी नहीं हो और तुम पुलिस मंत्री भी अच्छी नहीं हो, स्वास्थ्य मंत्री भी अच्छी नहीं हो। ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी साहिबा से पूछ लिया कि आखिर तुम्हारे राज में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है। ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी साहिबा से पूछ लिया खड़ा करके कि आखिर तुम महिला हो, महिलाओं के लिए तुम्हारी ममता कहां खत्म हो चुकी है। बहुत बौखलाई हुई हैं, बहुत परेशान है। एक शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया था जो काफी लोगों ने नोटिस नहीं किया। उन्होंने मिचल के बाद एक शब्दावली कही कि देखिए इसको कॉम्युनल मत कीजिएगा। क्या मतलब था इसका? क्या कोई मुसलमान नेता का कोई भांजा या भतीजा भी था क्या इस रेप में? कॉम्युनल नहीं कीजिएगा, ये शब्द आया कहां से? जो आरोपी हिरासत में है वो धर्म से हिंदू है, और जिसका रेप हुआ जो डिजीज्ड है वो भी धर्म से हिंदू है। तो ममता बनर्जी ने की जुबान कॉम्युनल में क्यों लड़खड़ाई है? क्या सीबीआई को इस बात पर
ममता बनर्जी साहिबा का पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या सीबीआई को टीएमसी से रिलेटेड किस किस नेता मंत्रियों के भांजे, भतीजे, बेटा देश से बाहर पिछले 15 दिन में चला गया है, विदेश भाग चुका है, क्या उसको एक्स्ट्राडीट करके ला करके उसके सिमन का टेस्ट नहीं करना चाहिए? आखिर ऐसी क्या बात थी जो कॉम्युनल शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है? ऐसे में एक सवाल उभरता है कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल एक घटना थी या फिर इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है? देखिए रोहित, ये साधारण कोई बलात्कार की घटना नहीं थी और साधारण हत्या की घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। आरजेकर में जिस हिसाब से वेस्ट स्कैम चल रहा था, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का स्कैम चल रहा था, डेड बॉडी को बेचने का स्कैम चल रहा था, जिस हिसाब से 2021 से 2024 के आंकड़े अगर निकालिएगा तो सबसे ज्यादा बच्चा डिलीवरी होने के बाद मृत्यु आरजेकर में हुई है, सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है। उसके बाद आप देखिएगा कि 2001 से 2024 का आंकड़ा निकालिए, पूरा होमवर्क कीजिए, कई नर्स और कई वहां के एम्प्लॉय ने सुसाइड किया है। क्या वो सुसाइड था? क्योंकि जो डिजीज है हमारी डॉक्टर बिटिया जिनके साथ इतना बड़ा घटना हुआ है, उसको भी संदीप घोष ने क्या बोला था? सुसाइड है। तो क्या वो पिछले जो मृत्यु हुए थे क्या वो भी मर्डर था? ये भी बहुत बड़ा सवाल अभी पैदा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई के लिए भी बहुत चैलेंजिंग केस है ये। जिस हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत का जहां पर डेड बॉडी पाया गया था, उस रूम को व्हाइट वॉश करा दिया गया था और उद्धव ठाकरे की पुलिस ने अपनी पूरी परिश्रम कर डाली थी, अपना पूरा एफर्ट दे डाला था कि सबूतों को मिटा देना है। और सीबीआई आज भी उस केस को लेकर के झूल रही है और जूझ भी रही है और लोगों की अभद्र टिप्पणियां भी सुन रही हैं। इस केस में सीबीआई को बहुत ज्यादा बारीक चीजों को देखना पड़ेगा और अपने हाथ को लंबा कर करके बहुत दूर की सोच करके उस बच्ची को न्याय दिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, न्याय की बात चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सवाल किए ममता बनर्जी सरकार से कि 7 घंटे में बॉडी क्यों दी गई, 7,000 लोग कैसे पहुंच गए। 30 साल में मैं खुद पहली बार ऐसा वाकया देख रहा हूं जहां पर इतनी लापरवाही बरती गई। ममता बनर्जी तो पहली बार लापरवाही नहीं बरत रही ना, इससे पहले भी शेख शाहजहां मामले में देख लीजिए। नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं आपको सिर्फ उन इंसिडेंट्स के बारे में लिस्ट में बता दे रही हूं जो देश दुनिया की खबर बनी थी। 5 फरवरी 2012 नासिर खान खादिर खान, सूजन जॉर्डन रेप अगर आप डालिएगा तुरंत आ जाएगा। और पूरे देश दुनिया को पता था कि 2 मुसलमान भाई ने मिलकर के एक क्रिश्चियन लड़की के साथ रेप किया है। ममता बनर्जी की तब भी स्टेटमेंट को पढ़िए, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था, ना आमी मानबो ना, सजीवी घटना है। काकुली दस्तीदर तो और भी नीचे गिर गई थी। उन्होंने तो सीधा कह दिया था वो क्रिश्चियन लड़की थी ना, पैसा मांग रही होगी, बेचारा मुसलमान लड़का को फंसा रही है एफआईआर करके। उसके बाद आ जाइए कामदनी गैंग रेप। क्यों 3 बार रेप हुआ था उसका। वो जब जाती थी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने के लिए तब उसका रेप होता था और उसकी बॉडी जला दी गई रातों रात। उसके पिता रो रहे हैं, उसके घर वाले रो रहे हैं, उसके घर वाले कह रहे हैं हमको बॉडी जलवाना नहीं है और उसकी बॉडी रातों रात पुलिस को घेर करके बीच में बॉडी जल रही है और चारों तरफ पुलिस की सिक्योरिटी दी गई है बॉडी जलवाने के लिए आनन फानन। तब भी स्वास्थ्य मंत्रालय ममता दीदी के पास था उस वक्त। तो जो आज के पुलिस ऑफ कमिश्नर हैं विनीत कुमार गोयल, सीआईडी महानिरीक्षक हुआ करते थे, उन्हीं पर सवाल उठे थे उस वक्त। तो कैलकाटा हाईकोर्ट के महामान्य अदालत में एक बहुत ही रिनाउंड कैलकाटा के वकील हैं, उन्होंने कह दिया कि भैया ये सीआईडी ऑफिसर था और इसने कामदनी केस को फिर से रीओपन कीजिए, इसने क्या क्या एविडेंसेस को टेम्पर किया है और वैनिश किया है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आप सोचिए कि 5 मुसलमान एक्यूटल पा गया। नासिर खान की शादी में जो बलात्कारी है उसकी शादी में मुसलमान अपनी जवान बेटियों को लेकर गया सजा धजा करके बलात्कारी का बिरयानी खिलाने के लिए। उसके बाद आ जाइए मध्यम ग्राम रेप केस 2013।
क्या इंसाफ मिला? उसके बाद आ जाइए जादवपुर यूनिवर्सिटी रेप केस 2014, उसके बाद फिर आ जाइए गगनापुर रेप एंड मर्डर केस 2015, उसके बाद आ जाइए बामन घाटा रेप केस 2017, संदेश खाली का तो मांस बलात्कार हुआ था 2020, हांस खाली, उसके बाद फिर हांस खाली, उसमें तो ममता बनर्जी साहिबा ने कहा था अपने स्टेट गवर्नमेंट के मंच से, लड़की का लव अफेयर था, प्रेग्नेंट थी, हम लोग पूरा चिट चैट पढ़े हैं व्हाट्सएप का। उसके बाद वो पुलिस को एड्रेस भी की है, पीछे पुलिस बैठी हुई थी, उन्होंने पुलिस को एड्रेस भी किया है कि हम लोग पढ़े हैं ना, वही बोल रहा। हाँ, अब आप सोचिए कि लड़कियों के जो बच्चियां मर जाती हैं, रेप की जाती हैं, गैंग रेप होता है, और उसके बाद फिर हमारी महिला मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि लड़की का चरित्र खराब था। हमारे जब 2011 में ममता बनर्जी जी की सरकार आई थी, तब माँ माटी मानुष का एक स्लोगन लगा था। माओं का क्या हाल हो रहा है वो दिख रहा है। नदिया में पंचायत इलेक्शन के वक्त में 68 ईयर की एक सीनियर सिटीजन का बलात्कार होता है क्योंकि वो भाजपा की समर्थक थी, और उसके पोते को चेयर पे बिठा करके रस्सी से बांध करके उसका रेप होता है। 2015 में चर्च के अंदर इन करके 5 बांग्लादेशी मुसलमान एक 72 साल की नन का रेप करता है। कोई मतलब ही नहीं है ममता बनर्जी साहिबा को। उनका बस एक ही टारगेट रहता है कि औरतों को कैसे उसका कैरेक्टर एसिसिनेशन करना है। पश्चिम बंगाल में वही महिलाएं सुरक्षित हैं जो टीएमसी की मेंबर है या टीएमसी के आगे पीछे घूमती हैं। बिल्कुल। ऐसे में फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब बंगाल में इतना बदहाली है, ममता बनर्जी की सफ़ेद साड़ी पर जब काले धब्बे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि साड़ी ही पूरी कालिक से पुत गई है, तब क्या फिर राष्ट्रपति शासन ऑप्शन नहीं बचता है सरकार के पास? मैंने कल ही दिया है, क्योंकि मैं दिल्ली में आई हुई हूं, तो मैंने कल ही दिया है राष्ट्रपति जी को ये लेटर, और मैंने साफ लफ्जों में कहा है कि आर्टिकल 356 के द्वारा अब वक्त आ चुका है कि पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंशियल रूल होना चाहिए, और अगर परमानेंट नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम डॉक्टर बिटिया को जब तक इंसाफ ना मिल जाए तब तक के लिए प्रेसिडेंशियल रूल कर दीजिए। बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी चिंता है बांग्लादेश के लिए, इस वजह से हालत और खराब है वहां। नहीं, बांग्लादेशी जिहादियों को तो दीदी दावत दे करके बुला रही थी। वही स्टूडेंट जिहादी छात्र जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, ब्रा हाथ में लेकर के हवा में उड़ा रहे थे, उनको वो दावत दे रही थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों से और मुस्लिम अपीजमेंट तुष्टीकरण की राजनीति करते करते और अपना पॉकेट वोट को बढ़ाते बढ़ाते वो ऐसी उलझ चुकी हैं हमारी प्रिय मुख्यमंत्री, जो बेटियों की सुरक्षा के लिए अब उनका दिमाग ही नहीं चलता है। आज बेटियां अगर रात में कहीं से गुजर रही होती हैं और सामने पुलिस दिख जाता है तो वो सोचती हैं कि वो सिक्योर हो गई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में पुलिस ही रेप करता है। सिविक पुलिस ने रेप किया ना पश्चिम बंगाल में। इतना ब्रूटल रेप करने वाला कौन है? पुलिस है। आज बातों को और इस सब्जेक्ट को मोल्ड करने के लिए पूरी चेष्टा चली कि ये जो सिविक पुलिस है ये चरित्रहीन है, इसने 4 शादियां की हैं, पॉर्न देखता है, गंजेड़ी है, चरसी है, दारूखोर है। तो भैया आप कैसी महिला पुलिस मंत्री हैं? आपने पहले क्यों नहीं इंक्वायरी किया कि आप कैसे कैसे लोगों को अपने पुलिस में ले रही हैं? अब तो ममता बनर्जी साहिबा को स्कूटनी करके जनता के सामने रखना चाहिए कि उनके कितने पुलिस ऑफिसर बलात्कारी मानसिकता रखते हैं, क्योंकि कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं सुपीरियर जो नासिर खान जैसे बलात्कारी के गुडबुक में है, दोस्ती है। अगर सीबीआई नासिर खान का फोन सीज कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इतना बड़ा कांड हो जाता है, हालांकि मणिपुर जब हुआ तब भी खूब बवाल हुआ, हाथरस जब हुआ तब भी खूब बवाल हुआ, लेकिन वहाँ की सरकारें संवेदनशील थी, उन्होंने उस पर बयान भी जारी किए, कार्रवाई भी हुई। यहाँ तक कि मणिपुर पे लगातार विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री बोलते नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 बार मणिपुर के मुद्दे पर बोला भी, एक बार संसद शुरू होने से पहले और एक बार और उन्होंने बयान दिया। राहुल गांधी मणिपुर भी चले जाते हैं, हाथरस भी चले, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो दबाव बना सके सरकार पर। बंगाल जाने में टिकट का पैसा महंगा हो गया है, या जो लॉकडाउन में पैसा, वो नोटबंदी में पैसा निकाला था राहुल ने, वो खर्च हो गया बंगाल जाने के लिए उनके पास। रोहित जी डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। आप पत्रकार ना बहुत गलत करते हैं। सिर्फ मणिपुर पे बात कीजिए,
सिर्फ हाथरस पे बात कीजिए। आप क्यों किशोरी के लिए बात करेंगे? आपका क्या हक है? आप क्यों बात करेंगे कि मोहित खान बलात्कारी क्यों है? आप क्यों बात करेंगे कि आसिफा तो बहुत असहाय थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन किशोरी बहुत चरित्रहीन है? आपको यह बोलना पड़ेगा। मणिपुर में न्यूड परेड होगा, यही आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में चोपड़ा में एक मुसलमान लड़की का न्यूड परेड हुआ और उसका गैंगरेप हुआ, उसकी न्यूड बॉडी को, न्यूड डेड बॉडी का वीडियो वायरल करवाया। आप उस पर बात मत कीजिए, नहीं तो आप गोदी मीडिया कहला जाएंगे। आपको राहुल गांधी को और विपक्षी दलों को जब देखना है तो आपको राहुल गांधी जी के हिसाब से बात करना होगा, नहीं तो आप गोदी मीडिया कहलाएंगे। प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कुछ भी कर सकती हूं। क्या हुआ? मैं टिकट का पैसा दे देती हूं, आ जाए, आए, मिले, डॉक्टर बेटी के परिवार से मिले, जरा दर्द समझें। जिस तरह से वो कांप रहे थे मां बाप, जिस तरह से उनकी बेटी के शव को जलाने के लिए पुलिस ने डंडा उठा करके शव को जलवाया कि ताकि फॉरेंसिक टेस्ट में उसके शरीर से कोई फिंगरप्रिंट ना निकल जाए और सही आरोपी जो भाग गया है देश से वो ना सामने आ जाए। जरा मिलिए ना उसके परिवार वालों से, देखिए दर्द कैसा होता है। प्रियंका वाड्रा का काम है अपने भाई की गोद में झूलते रहना। प्रियंका वाड्रा का काम है अपने भाई को हर वक्त चुम्मा चाटी करते रहना। प्रियंका वाड्रा का काम है अपने भाई के लिए ऐसे प्लान सेट करना कि जितने भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है उससे छुप छुप करके बात करना और लोगों को फंसवाना और लोगों के लिए गुस्ताखी रसूल का नारा लगवाना। यही प्रियंका वाड्रा का काम है। इसके अलावा आप देखिए, इतिहास गवाह है कि 1989 से लेकर के 1991 तक में जब कश्मीर वैली में, जम्मू में, कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों का बेटियों का नरसंहार हो रहा था, सोनिया एंटोनियो गई थी क्या? गई थी? नहीं गई थी। किशोरी के पास प्रियंका वाड्रा गई क्या? अरे उत्तर प्रदेश राहुल गांधी जाते हैं लेकिन किशोरी के बारे में बात नहीं करते हैं। और उसके बाद जब बंगाल की डॉक्टर बेटी के बारे में बात किया जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा भैया, एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं कीजिए। तो ऐसे में फिर जब कांग्रेस के कुछ नेता बंगाल में सवाल उठाते हैं, अधीर रंजन चौधरी पिछले मैं कुछ महीनों से देख रहा हूँ लगातार ममता के खिलाफ बोल रहे हैं, तो डर आला कमान के क्यों है बोलने में, राहुल, प्रियंका, सोनिया को? नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने हमेशा इंडी अलायंस होने के बावजूद भी उन्होंने ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। और इसलिए लिया है क्योंकि पंचायत इलेक्शन के वक्त में बंगाल में कांग्रेस की कई महिला नेत्री के साथ जो पोलिंग बूथ पर बैठी थी उनका भी मोलेस्टेशन हुआ था और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया था। 2-4 तो ऐसे वायरल न्यूज हैं जिसमें कांग्रेस की कार्यकर्ता बंगाल की रो रही हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मेरे शरीर को वर्बल पूरा मोलेस्ट किया है। तो वो दर्द, वो आंसू, वो तड़प, वो जो एक जंग होती है, महिला का शरीर अगर कोई छू दे तो उसके दिमाग में जंग चलती है, वो अधीर रंजन चौधरी ने फील किया है। इसलिए वो बातों को रखने से पीछे नहीं हटते हैं और यही वजह है कि अधीर रंजन चौधरी को अब राहुल गांधी जी धीरे धीरे साइड कर चुके हैं, उनका नाम धीरे धीरे अपने गुड बुक से हटा चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी को वो देखना भी अब पसंद नहीं करते हैं क्योंकि अधीर रंजन चौधरी खरी खोटी बात और जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में उस पर वो अपनी टिप्पणी दे देते हैं। ठीक है, एक मामला भी हाल फिलहाल में आया, हालांकि 1992 का मामला है, 32 साल लग गए उस केस में न्याय आने में। हालांकि लोअर कोर्ट अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्याय आया है। अजमेर कांड, 100 लड़कियों का गैंग रेप होता है, 18 उसमें आरोपी होते हैं, कुछ को पहले सजा हो जाती है, कुछ को अभी 6 को कुछ दिन पहले हुई। तो जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो कुछ लोगों ने बताया कि 100 लड़कियां जो थी हाई प्रोफाइल घर से थी, हिंदू परिवार से थी, अलग अलग जैन सिख सब उसमें थे, और जो बलात्कारी थे 18 के 18 एक समुदाय से थे। तो वहाँ पर एक शब्द और जोड़ा गया कि बलात्कार जिहाद भी एक चीज़ होती है। अभी तो 1 महीने पहले एक इस्लामिक स्कॉलर ने इस बात को खुद ही अग्री किया है, सारे आर्टिकल्स आए थे कि रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। आप देखिए पाकिस्तान में रेप होता है हिंदू बेटियों का, आप देखिए श्रीलंका में, आप देखिए बांग्लादेश में, आप देखिए अफगानिस्तान में,
आप जहां उठाकर देखिए वहां आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएगा। तो बलात्कार इज अ पार्ट ऑफ जिहाद भाई। काफिरों की बेटियों को लूटना इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। और वो बहुत सुकून फील करते हैं मुस्लिम्स कि हमने काफिर की बेटी को लूट लिया, उसको नंगा कर दिया। वो बहुत प्राउड फील करते हैं। आपने अजमेर 1992 की बात कही है, 100 लड़की नहीं थी, उससे ज्यादा थी। और जिस हिसाब से अजमेर में नंगा नाच चल रहा था, सिर्फ लड़कियों के साथ दुष्कर्म नहीं हो रहा था, बल्कि वीडियोस बनाए जा रहे थे, फोटोज लिए जा रहे थे, अश्लीलताओं के लिमिटेशन को क्रॉस किया गया था। और कई चिश्तिया परिवार के जो मुजाबिर खुद को कहते हैं वो अरेस्ट हुए थे। हालांकि उस वक्त जयपुर में, राजस्थान में जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने इस बात को ढकने के लिए अपने पावर का और अपने पैसों का पूरा जोर लगाया था। पर एक बहुत छोटी सी हिंदी पत्रिका ने एक आर्टिकल छाप दिया था, एक बहुत छोटी सी हिंदी पत्रिका ने, और वहां से चिंगारी जली। और उसके बाद फिर बाध्य होना पड़ा कि एफआईआर करना पड़ा और फिर उस केस को आगे बढ़ाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला गया और न्यायपालिका की अनुमति से उस चिश्तिया परिवार के लोगों को अरेस्ट किया गया। आज मुसलमान मुझे बोलते हैं कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलती हूं। अगर वाकई में ये उम्मत रसूल होते, अगर वाकई में ये सुन्नत रसूल मानते, तो कोई मुसलमान किसी औरत का बलात्कार कभी नहीं करता। कौन सी आयत है वो कुरान की जो ये अनुमति दे रही है कि तुम किसी की बेटी का, किसी की बहू का, किसी के घर की इज्जत का तुम बलात्कार करो? ये इस्लाम के नाम पर और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सिर्फ अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जहां पर पहले बहन बेटियों को लूटा गया, मंदिर तोड़ी गई, घर तोड़े गए, प्राइवेट जॉब से भगाया गया, और अब जो आखिरी चारा है, जो सरकारी नौकरी में है, उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, वो खुद उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा ले रहे हैं, फिर मार रहे हैं। तो मतलब पहले अफगानिस्तान से भागे, कश्मीर से भागे, पाकिस्तान से भागे, अब बांग्लादेश से भी भागने की बारी है। हाँ, देखिए, लड़ाई कुछ भी हो, किसी भी मुस्लिम कंट्री को उठा करके देखिए, उनकी लड़ाई कुछ भी रहेगी, लेकिन गला कटेगा हिंदुओं का और निर्वस्त्र होंगी हिंदू लड़की, बलात्कार की जाएंगी हिंदू लड़की। 3 फुटिया 4 फुटिया मौलाना जो 72 वर्जिन हूर के लिए हेट्रेट इस्लामिक तबलीग कर रहे हैं, वहां पर जमाते इस्लामी है, हिफाजतुल इस्लाम एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और भी कई ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके 2 फुट 4 फुट के मौलाना साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि डीएसपी वो बनेगा जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना जानता होगा, आईपीएस के चेयर पर वो बैठेगा जो ला इलाहा पढ़ना जानता होगा। मतलब आईपीएस पढ़ाई करके अगर आएगा, उसको आईपीएस के चेयर पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। जो डीएसपी के एग्जाम को क्रैक करके आएगा वो डीएसपी नहीं बन सकता है। अलहम्दो शरीफ पढ़ने वाला डीएसपी बनेगा और ला इलाहा पढ़ने वाला ही आईपीएस के चेयर पर बैठेगा। और आप ये रोहित जी क्यों भूल जा रहे हैं कि सिर्फ इस्लामिक देशों में क्या हिंदू टारगेट हुए हैं? हमारे भारत में नहीं हो रहे हैं क्या? हमारे भारत में देवबंद जमात से गजवा हिंद का नारा नहीं लगा था क्या? बिल्कुल लगा। यही पश्चिम बंगाल का ताहा सिद्दीकी क्या ऐलान नहीं किया था 1 महीने 8 दिन पहले अपने मन से कि मुसलमानों अपने अपने बेटों को तैयार करो, हिंदू से लड़ना है? बोला तो था। क्या इस भारत में जिन्ना के कोक का मुस्लिम लीग नहीं चल रहा है? क्या इस भारत में रजाकार की फौज काम नहीं कर रही है? क्या इस भारत में 15 मिनट पुलिस को हटा करके हिंदुओं को काटने का कार्रवाई नहीं चल रहा है? बोला तो जा रहा है, रोज बोला जा रहा है। इस भारत में अवेसी के मन से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते हैं। अरे अवेसी तो वो है जो लोकतंत्र के मंदिर में अपने शपथ समारोह में वो फलस्तीन का जय जयकार करता है, और लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं करता है। लेकिन फिर क्यों कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना? देखिए, ये जो गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, हम देश संविधान से चलेगा, ये लॉलीपॉप बहुत पुराना है। और अगर आप सनातनी लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई ये आप लोगों की मजबूरी है, ये अब आप लोगों की मजबूरी है। हम जैसे लोग
आज मेरी जान हो सकता है कल चली जाए, हो सकता है मैं अभी निकलूं, मैं कल परसों कलकत्ता पहुंचूं, कल पहुंचूं और मेरा मर्डर कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। या मुझे किसी भी फेक और फैब्रिकेट केस में मुझे जेल भेज दिया जाए। आपको मैं एक बात बता दूं कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुसलमान मेरी मौत की दुआ नहीं मांग रहे हैं, हिंदू भी मेरे मौत की दुआ मांग रहे हैं। सिर्फ मुसलमान साजिशें नहीं फैला रहा है कि नाजिया को कैसे फंसाना है या नाजिया को कैसे खत्म करना है, उसकी जुबान को कैसे चुप करना है, उसमें 2-4 हिंदू भी हैं जो नाजिया को खत्म करने की साजिशें रचाए जा रहे हैं। तो जो मौलाना, जैसे आज साजिद रशीदी ने, व्यूअर्स को सुनना चाहिए, आज साजिद रशीदी ने एक नेशनल न्यूज पर बैठ करके कुछ मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया और कहा कि नाजिया का 3 हस्बैंड है। तो क्या नाजिया क्योंकि संवैधानिक मुसलमान है, क्योंकि नाजिया सच को सच और झूठ को झूठ बोल देती है, तो वो साजिद रशीदी मौलाना इस मुसलमान हमकलमा लड़की को भी कैरेक्टर का मतलब एकदम एसेसिनेशन करने में पीछे हटा? क्या वो नहीं हटा? तो जब वो मुझे नहीं छोड़ सकता है क्योंकि मैंने संवैधानिक बात हमेशा करती हूं मैं, तो वो आपकी बहू बेटियों को क्यों छोड़ेगा? भैया कहा ही गया है सूरे अल काफिरून, काफिर वर्ड आ रहा है, सूरे अल काफिरून, आप काफिर हैं और कभी जिंदगी में आप भाई नहीं बन सकते हैं उसके। इस बात को आप लोगों को गांठ बांधना पड़ेगा। यहूदी और हिंदू ये 2 समुदाय मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता, मुसलमानों के करीब नहीं हो सकता, मुसलमानों का भाई नहीं हो सकता है। आपकी बहू बेटियों को फुसला करके अगर वो शादी करता है तो वो इस्लाम में वो अपने लिए जन्नत में 72 वर्जिन हूर फिक्स करता है, वो आपकी बहू बेटियों से मोहब्बत नहीं करता है। जिस तरह से पाकिस्तान कभी भारत से मोहब्बत नहीं कर सकता है, और जब तक पाकिस्तान है मैप पर तब तक पाकिस्तान भारत का बुरा सोचता रहेगा। उसी तरीके से इस भारत के जो मुसलमान हैं और खास करके इस्लामिक जो प्रीचर और जो स्पीकर हैं वो ये अग्नि जलाते रहेंगे, फातिहा पढ़ते रहेंगे, दरूद पढ़ते रहेंगे और आपके मौत का और आपको खत्म करने की साजिशें खेलते रहेंगे। इस वक्त बांग्लादेश में 17 करोड़ की आबादी आसपास, जी जी, जिसमें से 1 करोड़ 30 लाख के आसपास हिंदू हैं। हाँ हाँ। फिर जो बचे 15.5 के आसपास मुस्लिम हैं। अब सारे मुस्लिम तो कर नहीं रहे हैं वहां पर दंगा, हाँ। सारे मुस्लिम तो हथियार निकाल कर बाहर है नहीं। एक आंकड़ा लीजिए तो 50 लाख के आसपास मुस्लिम मतलब इस वक्त बवाल कर रहे हैं। तो जो बच रहे हैं, लोग कहते हैं कि ना सब मुस्लिम खराब नहीं होते हैं, तो जो अच्छे हैं वो हिंदुओं को बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं, जो 99% अच्छे हैं? नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह अभी मैंने आपको साजिद रशीदी की बात बताई ना, तो अब आप सोचिए कि जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां नेशनल न्यूज पर साजिद रशीदी मेरे लिए कर रहा है, जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा मेरे कैरेक्टर को खराब करने के लिए कर रहा है, तो वो जो 50 लाख आप एक मोर और लेस आंकड़ा निकाले हैं, वो अपनी बहू बेटी को इन मौलानाओं से कैसे नंगा होने देंगे? कैसे नंगा होने देंगे? देखिए मुफ्ती इलियास साहब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, फतवा जारी हो गया था ना, है ना? बिल्कुल। अब आप मेरे लिए अभी अंजुम खान ने रेतने का ललकार कर दिया ना, तो सब मुसलमान जो वाकई में सारे धर्मों को लेकर के चलना चाहते हैं, सबसे दोस्ताना रखना चाहते हैं, जो वाकई में अल कुरान को मानते हैं, जो वाकई में रसूल की उम्मत में से हैं, वो सोचते हैं कि हम बोलेंगे लेकिन हमारी बहू बेटियों को ये मुफ्ती मौलाना नंगा कर देगा। मैं आपको आज पहली बार इस बात को मैं अग्री कर रही हूं। कभी मैं अपने परिवार के बारे में बात नहीं करती हूं क्योंकि मैं करना मुनासिब नहीं समझती हूं। एट टाइम्स मेरे अब्बा रोते हैं कि जिस हिसाब से मौलाना मुफ्ती तुम्हारे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाता है नाजिया, मुझे अफसोस होता है कि किस किस्म का कुरान इन्होंने पढ़ा है कि आज संवैधानिक बात करने के लिए मुसलमान बेटी का भी पूरा आबरू लूट रहे हैं ये मुफ्ती मौलाना। ये मेरे अब्बा बोलते हैं। मैंने अपने अब्बा को घर पे कई बार रोते हुए देखा है और उन्होंने अब कसम खाया है कि वो मेरे डिबेट्स नहीं देखेंगे क्योंकि उनको बुरा लगता है कि एक मुसलमान बेटी को मुसलमान मुफ्ती ही नंगा कर रहा है अपने शब्दों से। इसलिए वो जो 50 लाख आपने आंकड़ा निकाला वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ऐसे मौलानाओं, ऐसे कट्टरपंथियों को सबक सिखाने के लिए
योगी आदित्यनाथ वाला कानून होना चाहिए अब? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे देश में अब योगी आदित्यनाथ वाले कानून की ही जरूरत है, उन्हीं की जरूरत है। इस देश में हमें और दूसरे गांधी की जरूरत नहीं है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, मुसलमान आकर के तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारी बेटी का बलात्कार करे तो तुम कपड़ा खोल करके अपनी बीवी को भी दे दो। ये अब हमें नहीं चाहिए। ऑलरेडी भारत ने बहुत कुछ देख लिया है, विभाजन देख लिया, जिन माइनॉरिटी को यहाँ पाला पोसा गया वही माइनॉरिटी ने वोट कर कर करके पाकिस्तान बनवाया, जानबूझ करके साजिशें रच करके 7 लाख मुसलमान यहाँ पर रहे और 78 साल में हम लोग चले आए हैं आज़ादी के। मुझे एक साल ऐसा बताइए कि इन मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर ने, जिन्होंने चूज किया कि वो भारत में रहेंगे, संवैधानिक कौन से कर्तव्यों का पालन किया? क्या कभी आपने मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर को देखा कि वो सामने आकर के केंद्र की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से कह रहा है मेरे बेटे को आर्मी ऑफिसर बना दो? क्या मौलाना साजिद रशीदी से मैं डायरेक्ट पूछ रही हूं, क्या वो अपने बेटे को आर्मी ऑफिसर बनवाना चाहें? कभी भी चाहें? क्या वो अपनी बेटी को कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर बनाना चाहें? कभी नहीं। इन्होंने हमेशा एक ही चीज कहा, 4 शादी हमको करने दो, रोड पे हमको नमाज पढ़ने दो, लड़की का पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा, हमको उसको अपने बेड पर लाने दो, यही चल रहा है। तो आखिर कब तक ये देश ये सब सहता रहेगा? कब तक? एटलीस्ट अब तो योगी जी वाला कानून जो है, हालांकि वो असंवैधानिक कानून तो नहीं करते हैं, वो तो संविधान के अंदर से ही भाई प्योर और कट्टर संवैधानिक काम करते हैं वो, तो उसको अडेप्ट करने का वक्त आ चुका है। तो ऐसे लोग इंतजार में भी हैं और कहते भी हैं, खुलेआम कहते हैं कि हमेशा योगी आदित्यनाथ या मोदी थोड़ी रहेंगे, वक्त आएगा फिर बताएंगे। हाँ, साफ लफ्जों में कहते हैं। और अभी तो बांग्लादेश को के घटना को लेकर के बहुत ही बड़े वकील है सलमान खुर्शीद साहब, उन्होंने भी कह दिया कि भाई भारत के भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, जिनकी भतीजी ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन वोट जिहाद और क्या क्या जिहाद कर रही थी। तो अब आप सोचिए कि ये मुसलमान भारत के वफादार हैं कि नहीं है। केवल सलमान खुर्शीद ही नहीं, और कई लोग हैं, राकेश टिकैत जैसे भी लोग हैं कि मोदी को निपटाने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। हाँ, बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कि ये कोई नया नवेला, क्या भारत को भी इस्लामिक देश बनाने की साजिश चल रही है क्या? नहीं, मुसलमानों ने ये बात, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हर जगह क्यों एंटर करता है? मुझे सपोज कीजिए रोहित जी कि मुझे पब क्लब पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं बंदूक लेकर के पब में घुस करके सबको गोली तो नहीं मार दूंगी कि मुझे नहीं पसंद है तो तुम भी मत आओ, बिल्कुल, तुम्हें भी नहीं जाना पड़ेगा। ये जानबूझ करके हर देश में टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके रहते हैं, क्योंकि ये मजहबी किताब के हिसाब से इस पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाने का साजिश रचे हुए हैं। हालांकि इनको पता है कि इस्लामिक देश जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान को देखिए भिकारिस्तान बना हुआ है, और कब कब्रिस्तान बन जाएगा और मैप से हट जाएगा, दुनिया के मैप से, उसका भी अंदेशा समझ में आ रहा है। भले बर्बाद हो जाए देश, लेकिन इनको इस्लामिक देश बनाना है, क्योंकि ये मजहबी किताब है। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान की बात हो गई, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि आप भी इस देश में सुरक्षित नहीं हैं, भले ही आप मुस्लिम हैं संवैधानिक रूप से, बाकी मौलानाओं की नजर में तो नहीं होंगी, मौलवियों की नजर में आप मुस्लिम। हाँ, आज नई बात साजिद रशीदी ने बोली है कि एक मैरिज रजिस्ट्रेशन है जिसमें मेरा एक हिंदू हस्बैंड है, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया है कि जरा उसका एड्रेस और पता दीजिए। अगर मेरा कोई हिंदू हस्बैंड है और वो मेरे को छोड़ करके चला गया है तो मेरे सनातनी भाई उससे निपटने को तैयार हैं, क्योंकि सनातनी मेरे जो भाई हैं वही उससे सवाल पूछेंगे कि काहे को छोड़ के चला गया भैया, तूने तो सनातन धर्म का को भी बदनाम करने का साजिश रच दिया, कहीं तो स्टालिन वाला तो नहीं है सनातनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जितने संवैधानिक मुसलमान हैं, जो इस देश में संविधान को सर्वप्रिय रखते हैं, वो भी टारगेट होते हैं। और उसकी जिंदा मिसाल मैं हूं। आप मेरे ट्वीट को पढ़िए, उसके कमेंट्स को पढ़िए। सिर्फ एक होता है फिजिकल बलात्कार होना और एक होता है शब्दों से भी वर्बल बलात्कार होना, वो मेरा हर रोज होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में ही टारगेट में इस वक्त आप जुड़ी हुई हैं। जी।
शिवम दुबे भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार प्लेयर, अभी T20 वर्ल्ड कप जीत कर है। अंजुम खान उनकी पत्नी है, वो क्यों पंगा ले रही हैं? मुझे तो खुद नहीं पता चला कि आखिर उनका इस्लाम जागा कैसे, और इसलिए मैंने ट्वीट के माध्यम से, हालांकि वो तो अपना ट्वीट भी, ट्विटर एक्स अकाउंट भी उन्होंने डिलीट कर दिया है, और अगर मेरे इंस्टाग्राम से आप उनको टैग कीजिएगा, शिवम दुबे को या अंजुम खान को, तो उन दोनों मियां बीवी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है इंटेंशनली। इवन मैंने जब डेफेमेशन नोटिस भेजा तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मुझे बीसीसीआई को डेफेमेशन नोटिस भेजना पड़ा है, केयर ऑफ शिवम दुबे, उसके बाद केयर ऑफ अंजुम खान का मुझे करना पड़ा है। उन्होंने मेरी नोटिस भी एक्सेप्ट नहीं की है, मैंने मेल किया है, तो जो मेल मेरी तरफ से गया है उस मेल को भी उन्होंने खोल करके नहीं देखा है। तो तब फिर मुझे ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से उनको रिप्लाई देना पड़ा कि ये 2021 में उनकी शादी हुई थी एक हिंदू से, एक सनातनी से, और मुसलमानों के हिसाब से काफिर से। अचानक से इस्लाम कैसे जाग गया? अच्छा, शिवम दुबे की धर्मपत्नी अंजुम खान दुबे साहिबा, वो इससे पहले भी उन्होंने सनातनियों को अंधभक्त और गोबर भक्त कहा था, जिसपे वो काफी नेगेटिविटी उन्होंने एक्स पर फेस किया हुआ था। और एक अर्ली मॉर्निंग उठी वो और उन्होंने मेरे गला रेतने का ऐलान कर दिया, वायलेशन स्टार्ट कर दिया। टूल किट पहुंच गया क्या वहां तक? अब मुझे तो नहीं पता, जिस हिसाब से पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा उनके उस पोस्ट को पाकिस्तान में शेयर किया गया है, तो मुझे शक है कि कहीं जैसे मुस्कान जो भारत में रहती थी, हिजाब का नारा लगाई थी और नारे तकबीर कही थी, पर उसका वो किसकी हनी ट्रैप वाली और स्लीपर सेल थी, वो लश्कर तैयबा और अलकायदा के चीफ का उसके लिए आया था। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि शिवम दुबे की वाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन पाकिस्तान के किसी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से है। और मैं ये इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि ये जो मेरे गला रेतने का जो बीज बोया गया है वो तेलंगाना के एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने बोया था, क्योंकि राहुल गांधी को एक कलकत्ता हाई कोर्ट का एक नोटिस मिला था। राहुल गांधी से मैंने पूछा है कि मुसलमान आपसे नहीं पूछ रहे हैं, पर आप मुझे बताइए कि इस्लाम में अभय मुद्रा कहां पर होता है। और 13 घंटे के बाद तेलंगाना में एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन टाउन सिटी में जाकर के मेरे खिलाफ एक कंप्लेन लिखता है, और तेलंगाना और केरला में पीएफआई भी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवम दुबे की धर्मपत्नी का कनेक्शन पाकिस्तान के और केरला के जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से है। आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, मानी हानि कर देंगे तो करे ना। अरे भाई, मैं तो बोल रही हूं कि आप सामने आकर के मुझसे बात कीजिए ना। भाई देखिए, इस देश में कन्हैया का गला रिताया ना, एक लारेब हाशमी ने एक मामूली बस कंडक्टर का, एक मासूम बस कंडक्टर का, बेचारा कुछ चंद पैसे कमा के अपना पालन पोषण कर रहा था, उसका गला रेतने चला गया। तो इस देश में तो गला रितवाया गया है भाई, हुआ है ऐसा। अब मान लीजिए कि शिवम दुबे की ने जो ऐलान किया कि भाई अब नाजिया का खबर लेने का समय आ चुका है, तो जो गला अगर मेरा रेत दिया जाता है, मैं विधवा हूं, एक बच्चा है, मेरे बच्चे को कौन देखेगा? वो ये भी नहीं सोची, वो तो एक माँ है। एक माँ हो करके कैसे एक माँ के गला रेतने का उन्होंने ऐलान कर दिया, खबर लेने का वक्त आ चुका है। और कौन सी बात पे भाई? मैंने कब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम के खिलाफ बात की है? नाउजुबिल्लाह, मैं कर ही नहीं सकती हूं। उनसे ज्यादा प्योर इस्लाम वाली मैं हूं। उन्होंने तो इस्लाम के हिसाब से काफिर से शादी किया है, पर मैं विधवा की विधवा रह गई, लेकिन मैंने शादी नहीं की क्योंकि मेरी नजर में मेरा बच्चा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी था। मैंने अपनी जिंदगी दोबारा नहीं बसाई। जब बात आती है देश के मुसलमानों की, तो अगर 3 तलाक खत्म किया जाए तो देश का मुसलमान खतरे में, 370 हटाया जाए तो देश का मुसलमान खतरे पे, XYZ कुछ भी हो, देश का मुसलमान खतरे में आ ही जाता है। तो मतलब ऐसा क्या है कि मतलब हर बार देश का मुसलमान खतरे में क्यों अपने आप को महसूस करने लगता है? नहीं, एक्चुअली इस देश के लिए मुसलमान खतरा है। दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। इतिहास के पन्ने खोलिए और आजादी से लेकर के, विभाजन से लेकर के अब तक के सिनेरियो को आंख में घुमाइए। क्या मुसलमान कभी भी
इस देश के भलाई के लिए कोई बात बोला है? एक परसेंटेज है मेरे ख्याल से। इस देश में, हमारे भारत देश में 2 करोड़ ऐसे मुसलमान हैं जो इस देश का भला चाहते हैं। बाकी मोर देन 18 करोड़ जो मुसलमान हैं वो ये डर दिखाते हैं, हमारे इस्लाम के बारे में बात नहीं करना, गुस्ताखे रसूल कर देंगे, हमारे मजहब के बारे में बात नहीं करना, गुस्ताखे रसूल कर देंगे, पर आपके धर्म को रोजाना अंधभक्त और गोबर भक्त बोलते हैं, पर आप नारा नहीं देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश के मुसलमान खतरे में नहीं है। ये जितने मौलवी मुल्ला और ये जितने दाढ़ी टोपी वाले और ये जितना बेटे का पैजामा और अब्बा का कुर्ता पहनने वाले हैं, ये इस देश के लिए खतरा है। तो इसी वजह से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जेपीसी को भेजना पड़ गया। देखिए, वक्फ बोर्ड में जो घपला है वो तो सबके सामने आ चुका है और जेपीसी को भेजा गया है आज नहीं कल। बिल्कुल हर हाल में जो संशोधन बोला गया है वो होकर रहेगा, क्योंकि, और मेरे हिसाब से अच्छा ही हुआ है, क्योंकि उसमें विपक्षी नेता भी हैं, उसमें क्लेरिक और मौलाना भी हैं, और जो आंकड़े, जो रिपोर्ट, बहुत सारे लोग, उसमें से मैं भी एक हूं, हम सब ने अपने अपने रिपोर्ट को भेजा है माइनॉरिटी मिनिस्टर को, किरण रिजिजू जी को मैंने भी भेजा है एक रिपोर्ट, इतना मोटा भेजा है मैंने, जिसमें हर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कितना मजार है, कितना स्कूल है, सब मैंने पूरा डिटेल निकाल करके डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने भेजा है, बंगाल का और उत्तर प्रदेश का, हैदराबाद का मैंने भेजा है। हालांकि मुझे सिर्फ बंगाल का भेजना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत तीन राज्यों का मैंने भेजा है। उसको इनकार नहीं कर पाएगा मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर। लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के चक्कर में सबसे ज्यादा अगर कोई फंसा है तो उद्धव ठाकरे फंसे। मातोश्री के बाहर मुस्लिम पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं भैया कट एंड क्लियर बताओ, साथ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। एक मीटिंग में मारपीट तक नौबत आ गई थी और लोगों ने, मुस्लिम संगठनों ने पूछ लिया आप सदन में थे क्यों नहीं जब बिल पेश हो रहा था, तब कहाँ थे संजय राउत। देखिए, जिस हिसाब से मुसलमानों को का वोट लेने के लिए ये लोग टोपी पहन लेते हैं, तो मुसलमानों को भी एहसास होना चाहिए कि ये नेता हैं, ये टोपी पहना भी सकते हैं। और राहुल गांधी के छत्र छाया में जो जाएगा वो सबसे वो नेता भी झुट्टा लुच्चा होना ही होना है, हर हाल में होना है, जो भी राहुल गांधी के छत्र छाया में जाएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को देख करके ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे थे, वो शायद आज भी वो मलाल करते होंगे कि मैं तो मर्द था, मुझे तो हिंदुओं का सिपा सलार बोला जाता था, मैं तो हिंदू सेना चलाने वाला मर्द था। ये किसको मैंने पैदा कर दिया? ये कौन सी भूल का निशानी है ये? और जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे कमजोर दिख रहे हैं, हर तरफ से पिसते हुए दिख रहे हैं, बड़ा अबला नारी जैसे नहीं होती है, वो अबला नारी जैसे दिख रहे हैं। और आने वाले वक्त में उनको बनवास ले लेना चाहिए और पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए। पॉलिटिक्स उनके बस की अब बात नहीं रही है, क्योंकि शेर के पेट से एक चूहा पैदा हो गया है। तो ठाकरे ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी, रास्ते अलग करके कांग्रेस के साथ जाकर। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने उनकी जान बचाई कई बार, जिन्होंने उनको कई बार समझाया, जिन्होंने उनको कई बार अपने देश के प्रति ईमानदार होने के लिए उनको सलाह दिया, अपने धर्म के प्रति ईमानदार होने के लिए सलाह दिया, वो नहीं माने। मुझे ये 11वां साल है जो भाजपा की सरकार इस देश में चल रही है। मुझे एक बात बताएं कि कौन सा ऐसा काम हिंदुओं के मुसलमानों के विरोध में मोदी जी ने कर दिया भैया? कौन सा ऐसा काम? 3 तलाक, 370, तो मुसलमान नहीं, मुसलमान बेटियों का भला हुआ इसमें। वक्फ बोर्ड संशोधन 370। वक्फ बोर्ड ने क्या सिर्फ हिंदुओं की संपत्ति हड़प की है? कई बार मैंने लाखों ऐसे केसेस के उदाहरण दिए हैं जो मुसलमानों की भी संपत्ति हड़प की। मैं कल ही देख रही थी, एक महिला जो है वो बोल रही थी आग लग जाए वक्फ बोर्ड में, मिट जाए वक्फ बोर्ड, खबर में चला जाए वक्फ बोर्ड, मेरा बच्चा, हम लोग सब रोड पे आ गए हैं, मेरी संपत्ति ले लिया, हम लोग क्या करेंगे। मुसलमान बोल रही थी महिला, कोस रही थी वक्फ बोर्ड को। तो ये तो मुसलमानों की भी जमीन लूटा हुआ है। अभी आपने जिक्र किया कि 11 साल हो गए मोदी सरकार को, मेरा सवाल है 15 साल पूरे हो पाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 30 साल भी पूरा हो जाएगा
कहीं नहीं होगा। 29 में तो मान लीजिए वो चुनाव में जब जाएंगे, ये 4 साल कट जाएंगे कि नहीं पास? आराम से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके क्योंकि से। राहुल कहते हैं कि 1 साल में सरकार गिरेगी। अरे राहुल गांधी को छोड़िए ना, वो 99 ऑल आउट में तो ऐसे इतरा रहे हैं, ऐसे इतरा रहे हैं, मतलब ऐसे तो 99 100 में 99 लाने वाला बच्चा भी नहीं इतराता होगा जितना वो फुदक रहे हैं। नहीं, केवल एक राहुल गांधी ने, एक नाम और, चंद्रशेखर नए नए सांसद बने हैं। रोज आरक्षण को लेकर अभी भारत बंद 21 तारीख को किया था, हालांकि व्यापक तरीके से असर नहीं हुआ। वो भी कह रहे हैं कि सरकार को माकूल जवाब देंगे अगर अब दलितों को फोड़कर अगर राज किया गया तो। नई दुल्हन जब घर में आती है ना तो 1 महीना बहुत सजती संवरती है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती है। तो अभी नए नए सांसद बने हैं, 1 महीना अपनी टिप्पणियों से सस्ती लोकप्रियता कमाएंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे। दलितों के सबसे बड़े मसीहा कहते हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, अभी मेरी बात कंप्लीट हो जाए। उसी दलित के सबसे बड़े मसीहा से मैं सिर्फ एक संवाद आपके प्लेटफॉर्म से भेजना चाहती हूँ। मुसलमानों में 72 फिरका और 58 कास्ट है। सैयद अंसारी को देखना नहीं चाहता, सैयद जुलाहा को देखना नहीं चाहता, खान जो है वो कुरैशी मतलब के कसाई को अपने बराबर में बैठाना नहीं चाहता, आपका और निचली जाति के जो मुसलमान आते हैं, क्योंकि 58 कास्ट है, 58 अपर कास्ट वाले उन अपने घर में शादी ब्याह भी उनका नहीं करते हैं, जुलाहे के साथ, कुंजड़े के साथ, सब्जी फरोश के साथ, कुरैशी के साथ। तो इसका भी थोड़ा सा लिहाज रखें, क्योंकि बेचारे मुसलमान जो कुंजड़े, उनको भी तो अच्छा लगेगा ना कि उनकी बेटी सैयद के घर में जाए ब्याह करके, उनकी बेटी खान के घर में जाए ब्याह करके, उनको भी तो अच्छा लगेगा। जो कसाई जात के हैं उनको भी तो अच्छा लगेगा कि पठान घर में मेरी बेटी का शादी हुआ है, मेरा दामाद पठान ही है, सर वो भी तो अच्छा फील करे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, मुसलमान धर्म के बारे में भी बात कीजिए। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग दबे कुचले हैं। नहीं तो फिर वो कहते हैं केवल एक मैं ही हूँ अब दलितों को जो बचा सकता हूँ इस तानाशाही सरकार से। बोल ही सकते हैं, मैंने कहा ना, अभी 1 महीना के बाद देखिएगा ना, अभी नई दुल्हन है, अभी लाली पाउडर बहुत होगा, अभी चूड़ी खनकेगी, पायल बजेगा, अभी बड़ा आईलाइनर लगेगा, उसके बाद थोड़ा धीमा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कुछ और सवाल बहुत जल्दी में जवाब चाहूंगा जी। योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री हैं? एकदम हर हाल में इंशाअल्लाह वल रहमान, आमीन सुम्मा आमीन। इतने चेहरे पे चमक क्यों आई प्रधानमंत्री उनका सुनते ही आपको? मैं उनको बहुत अपना आइडियल मानती हूँ, मैं उनको हमेशा पिता स्वरूप देखती हूँ, और जिस हिसाब से वो उत्तर प्रदेश को चलाए हैं, मैं अभी हालिया में उत्तर प्रदेश गई हुई थी भाई, बेटियां उनको मतलब उनके लिए नमाज में दुआएं मांगती हैं, बेटियां उनके लिए नफिल रोजे रखती हैं, उनके मतलब लंबी उम्र के लिए। मुसलमान बेटियों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और अगर कोई इसको कटाश करने की कोशिश करेगा मेरे इस स्टेटमेंट को, तो उन बेटियों को मैं आपके चैनल पर भी बैठा दूंगी। ठीक है, तो फिर अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुझे चुन लिया जाए। ममता बनर्जी अब अपने ढलान पे? ममता बनर्जी की सरकार अब गई। राहुल गांधी सबसे बड़ी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं कि आगे भी पहुंचेंगे? आमीन। मैं चाहती हूँ अल्लाह तबारक ताला अगर मेरी दुआ सुनता है, कबूल करता, क्योंकि आज तक मैंने मुसल्ला बिछा के जो भी दुआ मांगी है वो मुझे मिला है, देर या सवेर वो पूरा हुआ है। हमेशा राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के पटल पर बैठे और हमेशा इस्लाम में अभय मुद्रा ढूंढते रहें, मैं वही चाहती हूँ उनको देखना। केजरीवाल की राहत कब कम करेंगे आप लोग बीजेपी वाले? नहीं, हमने क्या किया भाई, शराब घोटाला उन्होंने किया है, सारा दूध का दूध पानी का पानी है। देखिए संविधान बहुत स्ट्रांग है, आप जनता को लूटिएगा आपको जेल जाना ही पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी का सपना पूरा होगा? 15 मिनट के लिए पुलिस हटेगी, मोदी योगी हटेंगे? मुझे नहीं, मोदी और योगी तो कहीं नहीं जा रहे हैं भाई, मेरी भी उम्र लग जाए उन दोनों को, आमीन। लेकिन 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देखें क्या होता है। 82.7 भारी पड़ता है कि 14% भारी पड़ता है? नवनीत राणा तो बोली थी 15 मिनट बहुत ज्यादा है, 5 मिनट बहुत।
नहीं, सामने वाला 15 मिनट बोला है तो हम 15 मिनट पूरा लेंगे, काहे के लिए छोड़ेंगे? नवनीत राणा बोली 10 मिनट वापस कर देंगे, 5 मिनट में ही काम था। नहीं नहीं, मैं तो कह रही हूं कि हम 15 मिनट पूरा लेंगे, 15 मिनट हम पूरा लेंगे। 15 मिनट वो बोला है तो उसमें कम काहे को करना। बिल्कुल। अब असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, हाल फिलहाल में वो कई ऐसी मीटिंग्स कर रहे हैं, वो बोर्ड के विरोध में जो लोग हैं उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। ये कोई नया थोड़ी है, वो रजाकार था, रजाकार है, रजाकार रहेगा। वो फिर हैदराबाद हर बार से आंखों पर क्यों बिठाता है? अरे भाई, अगर पूरे मुसलमान का नेता असदुद्दीन अवैसी है तो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों है? कम से कम 20 होना चाहिए, कम से कम 28। हमारे देश में 28 राज है, कम से कम 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। वो मुसलमान मुसलमान करके वो सिर्फ आप लोगों का टीआरपी बटोरता है और कुछ नहीं करता है, और कुछ नहीं करता है। अभी तो उसकी हालत खराब होगी, उसने जितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हड़प किया है वो पूरा काला चिट्ठा खुलेगा उसका। आखिरी सवाल, बोलते हुए डर नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह मेरे साथ है। मैंने हमेशा अपने रसूल की बहुत इज्जत की है, अल्लाह तबारक ताला की इज्जत की है। 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ मैं, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, और मुझे पता है कि जब तक मेरी माँ मेरे पास है, उसकी दुआएं मतलब मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी की लीडर और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाज़िया इलाही खान, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर बात की, और उन्होंने बंगाल से लेकर अजमेर, उत्तर प्रदेश और तमाम जो ज्वलंत मुद्दे इस वक्त देश में चल रहे हैं, हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी और तमाम लोगों की पोल भी खेली है। तो नाज़िया जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नमस्कार, जय जगन्नाथ, भारत माता की जय, जय हिंद। तो अब आप दर्शकों का काम है कि वीडियो को शेयर करना है, इंटरव्यू पे अपनी राय देनी है, और लगातार हमारे साथ बने रहना, क्योंकि तमाम शख्सियत यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, उनसे बातचीत होती रहेगी। नमस्कार।